नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज हमारा एक नई यूनिट स्टार्ट होने जा रही है। इसके हमने कुछ 2 पार्ट पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार। ये सिलेबस आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिट नंबर जो 10 है, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएँ। आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाओं में हमने 2 पार्ट इसके पहले ही कर लिए थे, है ना? जिनमें से अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर सबसे पहले हमने भोलाराम का जीव और उसके बाद में एक और यहाँ पे कंप्लीट किया था जिसका नाम है मेरी तिब्बत यात्रा, है ना? ये 2 जो हमारे टेक्स्ट हैं, ये कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं माटी की मूर्तें जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? देखिए, वैसे अगर हम इसकी बात करें माटी की मूर्तों की, तो ये हमारा क्या है? रेखा चित्र है। ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या है? रेखा चित्र है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ज़रूर याद रखिएगा। कई बार प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि ये है क्या? तो ये हमारा क्या है सर? रेखा चित्र है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है? रेखा चित्र है। रचनाकार आप सभी लोगों को पता है, रचनाकार का नाम क्या है? रामवृक्ष वेनीपुरी। ठीक है? आपका जन्म कब होता है? 1902 में आपका जन्म होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है? आपका जो जन्म है, ये जन्म कब होता है? जन्म याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें मैं यहीं पे एक बार लिख देता हूँ। इतना ज्यादा हालांकि जगह तो है नहीं, फिर भी मैं इन सब चीजों को यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ ताकि ये आपके लिए याद रह जाए, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। ठीक है? आपको ज्यादा इसमें मेहनत करनी ना पड़े, तो मैं लिख दे रहा हूँ, है ना? आपका जो जन्म होता है, ये जन्म होता है 1902 में। कब होता है? 1902 में होता है। कहाँ पर होता है? बेनीपुर में होता है। अब ये जो बेनीपुर नाम की जो जगह है, ये बेनीपुर नाम की जगह भी कहाँ पर है? तो बेनीपुर नाम की जो जगह है, बिहार में है। कहाँ पर है? तो ये आपको मुजफ्फरपुर जिले में बिहार के अंतर्गत में। ठीक है? आपका निधन होता है 1968 में, तो 1968 में आपका निधन होता है। ठीक है? इसके बाद में जो माटी की मूर्तें हैं, 1941 से लेकर 45 के बीच में लिखे गए संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का एक पूरा का पूरा क्या है? ये संग्रह है। ठीक है ना? पूरा का पूरा ये एक संग्रह है। इसमें कुछ 2-4 चीजें मैं आपको बताते जाता हूँ ऊपर ऊपर, वो बस आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि इसमें ये कहा जाता है कि मानव जो है, मनुष्य जो है ना, ये अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है, उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें हैं। माटी की मूर्तों में लिखित जितने भी रेखा चित्र हैं, सभी बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे। कहाँ पर लिखे गए हैं? तो जब वे हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे, वहीं से उन्होंने सारे के सारे रेखा चित्र लिखे थे। ठीक है? ये जितने भी रेखा चित्र हैं, इनको बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के विषयों में लिखा है जो उनके सबसे ज्यादा प्रिय थे, है ना? अत्यंत प्रिय रहे हैं, उन्हीं के ऊपर उन्होंने विषय में लिखा है। हर व्यक्ति के विषय में बताते हुए वे अपने बचपन को भी याद करते हैं। जब वो ये सारी चीजें बताते हैं तो वो अपने बचपन को भी याद करते हैं। ठीक है? ये जो माटी की मूर्तें हैं, ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 में हमने संक्षिप्त रूप से इसका अध्ययन किया था। ये विस्तारित रूप है पार्ट 1, और इसका विस्तारित रूप का पार्ट 2 भी आएगा। मतलब विस्तारित रूप में हम 2 पार्ट और संक्षिप्त में 1 पार्ट में पढ़ते हैं, है ना? 1946 में इसका बेसिकली प्रकाशन किया गया था, है ना? ध्यान रखेंगे, पहली बार प्रकाशन 1946 में हुआ था, है ना? और उस समय जब प्रकाशित हुआ था, तब उसमें 11 रेखा चित्र संकलित रहे हैं। दूसरा प्रकाशन आगे चल के 1953 में हुआ था, और उसमें कुल 12 रेखा चित्र देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है? तो चलिए अब हम इनकी कर लेते हैं शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले नवीन संस्करण में अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये माटी की जो मूर्तें हैं, देख लीजिएगा क्या लिखा है। ये माटी की मूर्तें सोने की मूर्तें सिद्ध हुई 6 साल में। इसकी 60,000 प्रतियां बिक चुकी। इस नवीन संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई है, रजिया। क्या एक मूर्त जोड़ दी गई? रजिया। क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया है और पाठ में भी कुछ परिवर्तन। इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया है। क्या मैं आशा करूं इस नए रूप में यह और भी पसंद की जाएगी? वेनीपुरी जी ऐसा कहते हैं। ये माटी की मूर्त है। जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हैं, माटी की मूर्त। ये मूर्तें ना इनमें कोई खूबसूरती है ना रंगीनी,
फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सौदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी ना लें, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, तो अचरज की कौन सी बात। किंतु इन कुरूप बद शकल मूर्तों में भी एक चीज है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया, वह है जिंदगी। ये माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसलिए जिंदगी के नजदीक है, जिंदगी से सराबोर है। ये देखती है, सुनती है, खुश होती है, शाप देती है, आशीर्वाद देती है। ये मूर्तें ना तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, ना अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा, और गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें, हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई, संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली, इनकी नाराजगी, बीमार पड़ गए, महामारी फैल गई, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। ये जिंदगी के नजदीक ही नहीं है, जिंदगी में समाई हुई है। इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नजदीक आप ही आप झुका हुआ है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियां दर्शनीय हैं, वंदनीय है, तो माटी की ये मूर्तें भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, आपने राजा रानी की कहानियां पढ़ी हैं, ऋषि मुनि की कथाएं बांची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियां, वे कथाएं, वे जीवनियां कैसी मनोरंजक, कैसी प्रोज्वल, कैसी उत्साहवर्धक। हमें दिन दिन उनका अध्ययन, मनन, अनुशीलन करना ही चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है, आपके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां, कथाएं और जीवनियां राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायकों, नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं। किंतु शकुंतला किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया, बाल गोविंद, भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने लगी, नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः माटी की मूर्तें तैयार होकर, हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी पांत में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गढ़वा ही ली। मैं साफ कह दूं, ये कहानियां नहीं, जीवनियां हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। मानता हूं कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाएं। मैं उसे अच्छा रसोईया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे, जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट होता है। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्तें कैसी पूजी जा पाती है, कैसी पूजा पाती है। किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार में उन्हें सिर आंखों पर लिया। यह मेरी कलम या कला की करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है, उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूं और कामना करता हूं कुछ और ऐसी माटी की मूर्तें हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। रामकृष्ण बेनीपुरी जी, है ना। चलिए, इन्होंने दिवाली के समय में लिखा था 1946 के आसपास, है ना। चलिए, अनुक्रम की बात करते हैं, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, इंडेक्स के रूप में जानते हैं। तो अनुक्रम में क्या, कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आती है क्या, जो पहले नंबर पर आती है रजिया। कौन आती है ना, रजिया आती है। 9 तक तो आपकी माटी की मूर्तों के बारे में था। नंबर 1 पे रजिया है, फिर बलदेव सिंह है, फिर सरजू भैया है ना, फिर मंगर है। कौन है, मंगर है। और मंगर के बाद रूपा की आजी है, मतलब दादी, फिर देव है, फिर बाल गोविंद भगत है, फिर भौजी है, परमेश्वर है, बैजू मामा है, सुभान खां है, और फिर बुधिया है। इस प्रकार से इनका सबका चित्रण किया गया है।
121 पेजों तक, और यूं कहा जाए कुल 12 अध्यायों में इन सभी का जिक्र हुआ है। कितने? 12 अध्यायों में इन सभी का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अध्याय से। पहला अध्याय शुरू ही होता है कहाँ से? तो पहला अध्याय की शुरुआत होती है कहाँ से? रजिया से, है ना। रजिया से जो पहले अध्याय की शुरुआत होती है, कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुड़ाई, भरबाह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताजा हो, जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, ये मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह, कुछ है ना, बछड़े की तरह, जैसे क्या होता है कसाई खाने से रस्सी तोड़ के और बछड़ा भागता है ना, कि भाई अब उसे पता होता है कि अब तो बस लंका लगने वाली, मतलब वो कटने वाला है। तो यहाँ पर भी वही कुछ स्थिति है ना। यहाँ पर भी यही कुछ स्थिति है। इस स्थिति में, है ना, क्या कहा जा रहा है कि मैं भी उसी कसाई खाने के बछड़े की तरह रस्सी छुड़ाकर भाग भाग रहा था और उछल कूद करता हुआ आगे भागते आया, है ना। एक मिनट। चलिए, हाँ, यह मेरी बचपन की बात है। क्या है? मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था, और बरामदे की, कहाँ पर? और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता सिलेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेंकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज आई, देखना बबुआ, बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है, मेरी और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाए। चलते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। अगले पृष्ठ में देखते हैं अगले पृष्ठ में क्या कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था, मुझे कोई औघड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उद्धार। मैं बाप माँ का इकलौता, माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु ना उनकी यह वेशभूषा, ना यह रूप रंग। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती, और भरमाह की कमीज पहने ही उन्हें कभी नहीं देखा, है ना। देखिए क्या है, भर बाह की जो कमीज है उसको पहने भी कभी नहीं देखा, और गोरे चेहरे तो मिले हैं किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह कहाँ, और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो मैं उसे एक टक सुनने लगा। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्राय ही अपने गांव में चूड़ियों की खचिया लेकर आते देखता आया। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी, और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे थी, मुंह से भाव साव करती और हाथ से खरीदारियों के हाथ में चूड़ियां चढ़ाती वह सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी, और ना जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह टिटकी सहमी, उसके पैर तो वहीं बत गए।
किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और 1 कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह करने पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब ना में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाता, और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगी। जब उसकी माँ नई खरीदारियों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजश्न हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दुल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा, ब्याह एक मुसलमानिन से? अब रजिया की माँ ठठा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा, रजिया चुड़ीहारिन, वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है। और ये अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः उससे गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब जब आता, इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी सिर पर चूड़ियों की खांचियां तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारियों के हाथों में चूड़ियां पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी, वे उसी के हाथ से चूड़ियां पहनना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियां पहनाती, वह नई नई खरीदारी ने फंसाती। रजिया बढ़ती गई, जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं। शरीर में और स्वभाव में भी पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़ कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियां आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी ही बालियां पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियां लाती है, मैंने कहा है। वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहां? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती में सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत वह भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती, और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख ना ले, सुन ना ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो रे, अरे रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजिए। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं, और उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती। रजिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई, और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वह बहनों को चूड़ियां पहनाती होती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहां एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भ्रातृभाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियां ठेलती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या? अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों और रजी, इसमें रस मिलता है। पतियों से चुगली करने से भी वह बाज नहीं आती। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियां हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्ठा लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियां, सस्ती, टिकाऊ, ठटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाउजदा भी, जो चूड़ी पहनने वाली को ही नहीं, उनको भी मोह सके।
जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे नहीं मिलते। सफल चूड़ीहारिणी यह रजिया की माँ भी। इसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगे। खंडहर कहता है इमारत शानदार थी। ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया उसका यह उसका पति है। किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, यह जमूरे को कहाँ से उठा लाई है रे। इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं। नौजवान मुस्कुराया। रजिया बिहसी बोली, यह मेरा खाबिंद है मालिक। खाबिंद। बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी में जो कह दिया था ना जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठ आए होंगे। मेरा विश्वास है और एक दिन वह भी आया कि मैं खाबिंद बना, मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियां पहनाने। उस दिन यही रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इसने। इस नटखट ने यह लूंगी वह लूंगी और मुंह मांगी चीजें नहीं मिली तो वह लूंगी कि दुल्हन टापती रह जाए। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा ये हसन क्या करेगा। फौजी ने कहा, यह भी टापता रहेगा बहुरिया। कहकर रजिया ठट्ठा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी, किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस किस तरह शादी हुई और आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। ना जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे डोल। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उस हंसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा जीवन का रथ खुरदुरे पथ पर बढ़ता गया। मेरा भी रजिया का भी इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो। ये अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए। मैं अब ज्यादातर घर से दूर दूर ही रहता। कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था। यूं कहिए पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। यूं जो लोग समझते थे कि मैं संपादक ही हूँ, उन दिनों ना इतने अखबार थे ना इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है। यह मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे, एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े थे। हम पान खा रहे थे और कुछ चुगलियां चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर। मैं चौंक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मैंने मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सच पिटाकर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है, किंतु इस शौक की शाम की रोमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहां पहुंच गया जहां उससे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहां पहुंच ही रहा था कि देखा, पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुंचकर वह कह उठी, सलाम मालिक। क्या कह उठी? सलाम सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजी, यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नई किस्म के लोग हो गए ना। अब लाख की चूड़ियां कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग नई चूड़ियां, साज श्रृंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती। बॉर्डर क्लब, क्या क्या चीजें हैं न। नया जमाना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। फिर जरा सा रुक कर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं हमारे। मैं तो अक्सर आया करती। और यह जब तक पूछूं कि अकेली हो या कि एक अधवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था, लंबी लंबी दाढ़ियां, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा। फिर देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कर कर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी। वही हंसी, वही चुहल, इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और ना जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया, मैं
कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। किंतु वह फुर्सत दे तब ना, जब मैंने जाने की बात की हसन की ओर देखकर। क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भरपेट ठूस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहाँ के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारी नहीं है, हिंदू दर्जी हैं। इसलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में यह पागलपन नहीं, और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियां लेती ही नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है। मैं बड़े पशुपेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा। यह कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली, यह शहर। यूं हसन ने हंसते हुए बाहें छुड़ाई और बोला, बाबूलाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया। दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियां रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियां रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पहना कर देखिए। वह खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा, अब इस उम्र में, तो वह हसन की ओर देखकर बोले, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही चूड़ियां पहनाता है या नहीं। और जब हसन को शर्माया, वह बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुंह बना रहा है इस समय। लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है, ठठाकर हंस पड़ी, इतने जोर से कि मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस औखट घाट पर ना खड़ा कर। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज, चेहरे पर गर्द गुबार, कामवार परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चुड़ीहारिन रहती थी या है। हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती है। मैं वहां नेता बनकर गया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा, वह अपने को बड़भागी समझेगा। जिससे दो बातें कर लूंगा, वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी। जीव जीव अभ्यासवश एक काम किए जा रही थी। क्या काम किए जा रही थी भाई, अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य ना था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी कि अचानक लो यह क्या, वह रजिया चली आ रही है ना। रजिया, वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वे ही बालियां, गोरे चेहरे पर वे ही नीली आंखें, तो वही भरबाह की कमीज, वे ही कुछ लटे जिन्हें संभालती बड़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा। जिन दिन में सपना, वह आती है जबरन, ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं। नेताजी, कलाई खुल कर रही आज आपकी कलाई खुल कर रही। नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा। कोई कह रहा है, कैसी शोख लड़की। और दूसरा बोला ठीक अपनी दादी जैसी। और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी। ये रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है। आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए न, जब बेचारी, ना जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, मैं लिपा पुता चिक्कन ढूर ढूर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मंजरी पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी, दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में हूबहू रची है। यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहली वह रजिया निकल नहीं रही। किंतु पहली वह रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले, बीमारी के मैले कुचले कुचैले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे। रजिया ने अपनी पोती को भेज तो दिया, किंतु उसे विश्वास ना हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सके। और जब सुना मैं आ रहा हूँ,
तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहे उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली, रूखी सूखी, किंतु जब नजदीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियां कहीं चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़ जाल बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी वे नीली आंखें जो कोटरों में धंस गई थी और चमक उठी हैं आज फिर वे चांदी की बालियां, और देखो अपने को पवित्र कर दो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही है वे लटें जिन्हें समय ने धो पूछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया है। ये था रजिया का अध्याय। अब यहाँ से इसके बाद में बलदेव सिंह जी का चैप्टर आएगा, मतलब माटी की मूर्तें में अलग अलग जो पात्र हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो अगले सेशन में मुलाकात होगी आपसे, बलदेव सिंह जी के बारे में और पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ये करीब चार चार पार्ट में लगभग चलेगा, है ना। तो मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।